नमस्कार, ग्लोब गस्ट में आपका स्वागत है। मैं सिमरन सिंह एक बार फिर आपके साथ जुड़ चुकी हूं और आज की इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसी हत्याकांड की कहानी लेके आई हूं जिसको सुनने के बाद हर एक देशवासी का खून खौल गया था। ये हत्याकांड है निथाड़ी हत्याकांड। निथाड़ी नोएडा में सेक्टर 31 के पास स्थित है और इस हत्याकांड की जब खबर पूरे देश में फैली थी तो हर एक इंसान का खून खौल गया था। हर एक इंसान बस उन हत्यारों के लिए यही चाहता था कि उन्हें फांसी की सजा हो या फिर फांसी की सजा से भी बदतर हो। इस पूरे हत्याकांड के अंदर 16 मामले दर्ज किए गए थे जिसमें कई युवतियों और बच्चों के नर कंकाल को पाया गया था। ये नर कंकाल 2 लोगों के मकान के पीछे से मिले थे, जिसमें से पहला है मुनेंद्र सिंह पठेर और दूसरा है उसका नौकर सुरेंद्र। इन दोनों ने ही मिलकर इस भयंकर हत्याकांड को अंजाम दिया था। इनके ही मकान के नाले में यानी कि मकान के पीछे D5 मकान के पीछे के नाले में कई नरकंकालों को पाया गया था। 2006 में ये मामला सभी के सामने उजागर हुआ था। उस दौरान कई बच्चों के कटे हुए नरकंकाल, उनके कपड़ों को बरामद किया गया, जिसके बाद ये मामला पुलिस में दर्ज कराया गया। पुलिस ने भी इसकी जांच पड़ताल की, जिसके बाद इन 2 शख्सियत के ऊपर शक पैदा हुआ। ये शक इतना मजबूत था और तहकीकात में इतनी सारी चीजें सामने आ गई थी कि इस पूरे केस को सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने भी इसमें काफी ढिलाई बरती और इतनी ढिलाई बरती कि इन दोनों को बाइज्जत बरी छोड़ दिया गया। 14 मामले जो सुरेंद्र पे दर्ज थे और 2 मामले जो मुनेंद्र पे दर्ज थे, उन दोनों को ही फांसी की सजा के लिए कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए थे, लेकिन सीबीआई की कोताही के चलते इन दोनों फांसी की सजाओं को खारिज कर दिया गया। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं कोताहियों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सीबीआई की गलती की वजह से बाकी लोगों, बाकी मासूमों के परिवार को झेलनी पड़ी थी। इस हत्याकांड के बारे में एक छोटी सी झलक हम आपको बता दें कि उन बच्चों और बालिकाओं के साथ पहले हैवानियत की गई, उनका बलात्कार किया गया, उन्हें नोचा गया, उसके बाद उनके टुकड़े टुकड़े कर उस नाले में फेंक दिए गए। सोचिए माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी। आज इसी केस की ढिलाई के बारे में हम आपसे बात करने जा रहे हैं। इस पूरी कहानी में 15 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको सुनने के बाद आपका भी दिल दहल जाएगा। पहली गलतियों में बड़ी गलती यह आती है कि सीबीआई का पूरा मामला पुलिस हिरासत के दौरान आरोपी सुरेंद्र कोहली के कबूलनामे पर आधारित था। इस मामले में सीबीआई ने आरोपी की गिरफ्तारी, संबंधित सबूतों की बरामदी और कबूलनामे के पहलुओं की मेमो व इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार करने के लिए कानूनों की बुनियादी मापदंडों का पालन नहीं किया था। दूसरी तरफ जब जांच एजेंसियों ने सरेआम सुबह 9 बजे के करीब सबसे पहले सुरेंद्र कुली को गिरफ्तार किया तो उस समय सड़क पर काफी भीड़ थी। गिरफ्तारी के समय एक तय कानूनी प्रक्रिया के तहत गिरफ्तारी कानूनी ढंग से की जाती है। इसके लिए सार्वजनिक गवाह मौके पर बनाए जाते हैं, मगर जांच एजेंसीज ने सड़क पर मौजूद लोगों में से किसी को गवाह बनाने की जहमत नहीं उठाई। मामले की शुरुआती जांच नोएडा की डीएसपी दिनेश यादव ने की थी। इस रेक के अधिकारी से उम्मीद की जाती है कि उसे गिरफ्तारी, पूछताछ और इकबालिक बयान व सबूत जुटाने इत्यादि में कानूनी प्रक्रिया की जानकारी होगी, मगर इस पूरे मामले में तय कानूनी प्रक्रिया अपनाई ही नहीं गई। उन्होंने ना तो पंचनामा तैयार करवाया और ना ही कोई सार्वजनिक गवाह बनाया, जबकि उनसे छोटे रैंक के सब इंस्पेक्टर छोटे लाल को बेसिक प्रक्रिया की जानकारी थी। उन्होंने उसी प्रक्रिया को देखते हुए अनुरूप सबूत इकट्ठे करने की पूरी कोशिश की। सीबीआई ने सुरेंद्र कुली के गिरफ्तारी करने वाले यूपी पुलिस के जिन 2 पुलिस कर्मियों को गवाह बनाया था, उन्हीं के बयानों में तालमेल नहीं थी। इसके अलावा अतिरिक्त सुरेंद्र कुली से पूछताछ और उसके इकबालिय बयान दर्ज करने के दौरान भी जांच एजेंसीज ने कोई भी सार्वजनिक गवाह नहीं बनाया, जिससे कि ये साबित किया जा सके कि इकबालिय का बयान खुद दिया गया था या फिर दबाव में अपराधी ने कुछ भी कबूल किया या फिर मंजूर किया है। वहीं यूपी पुलिस ने कोई भी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट या फिर किसी भी मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को कोर्ट में पेश नहीं किया। जब यह मुद्दा उठा तो सीबीआई ने सभी मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एक हलफनामे में तैयार करके दे दिया। इसके अलावा जिस लापता लड़की की खोपड़ी सबसे पहले बरामद हुई थी, डीएनए जांच में यह साबित ही नहीं हुआ कि वो वही लड़की थी जो लापता हुई थी। इसके चलते युवती के अपहरण, दुष्कर्म व हत्या के मामले में एक अहम सबूत स्वीकार नहीं किया गया। इसके अलावा निठारिये में जो 15 मानव खोपड़ियां मिली थी, उनके बारे में आरोपी सुरेंद्र कोहली का कोई भी इकबालिया बयान नहीं था।
इसके चलते खोपड़ियों को सुरेंद्र कोहली व मुनेंद्र में से किसी के खिलाफ भी दर्ज नहीं किया गया। ऐसे में एक्ट के तहत उन्हें इस केस में शामिल नहीं किया गया। इसके साथ ही जांच एजेंसी ने सुरेंद्र कोहली की निशानदेही पर मुनेंद्र के घर के किचन से एक चाकू बरामद किया। घरों के किचन में चाकू होना बहुत आम बात है। इस चाकू पर ना तो कोई खून के धब्बे थे, ना ही इस चाकू को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था। इसके साथ ही नोएडा पुलिस और सीबीआई का कहना है कि उन्हें ग्राउंड जांच के दौरान एक कुल्हाड़ी भी मिली थी। उस कुल्हाड़ी पर खून या फिर त्वचा के हिस्से या फिर कोई हड्डी के सबूत होने का कोई भी पंचनामा तैयार नहीं किया गया था। यहां तक कि कुल्हाड़ी को भी फोरेंसिक जांच के लिए नहीं भेजा गया। इसके साथ ही सीबीआई का सारा केस सुरेंद्र के बयान पर ही आधारित था, जबकि सुरेंद्र का बयान जब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा तब तक वो मजिस्ट्रेट के सामने ही ना बोला गया हो। वहीं सीबीआई ने नाले से बरामद 19 कंकालों के संदर्भ में 19 अलग अलग केस दर्ज किए, मगर इन सभी केसों के सबूत कॉमन थे। सीबीआई ने केस टू केस जांच नहीं की। सीबीआई ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया कि केस टू केस सबूत अलग हो सकते हैं। वही पूरे मामले का भी रुख बदल दिया गया था। समय समय पर जांच की चीजें बदल रही थी। जांच एजेंसी ने सुरेंद्र और पठेर दोनों के खिलाफ मामले को दर्ज किया था, लेकिन एक समय बाद इस पूरे मामले को सुरेंद्र कोहली पर ही शिफ्ट कर दिया गया। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी वैसे वैसे सीबीआई के सबूत भी बदलते रहे। सभी सबूत सुरेंद्र कोहली को दोषी बताते थे। सीबीआई ने सभी संभावित उपायों को दरकिनार करते हुए सभी तरह के आरोपों को सुरेंद्र कोहली के कबूलनामे के अनुसार ही पेश किया। आखिर में बता दें कि सीबीआई ने जो सुरेंद्र और मुनेंद्र के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए थे वे परिस्थिति को देखते हुए बिल्कुल भी ठोस नहीं थे। तो जैसा कि आपने इस 15 बिंदुओं को जाना, इसमें कितनी ज्यादा कटौती की गई। सीबीआई ने इसमें एक भी तरह की कोई भी जरूरतमंदी नहीं समझी और हर एक सबूत को बड़ी लाइट ले लिया। यहाँ तक कि जो मेन सबूत थे, जिस कुल्हाड़ी से उनकी हत्या की गई थी, उसकी फोरेंसिक जांच भी नहीं हुई। इस तरह के सबूतों से किसी भी तरह के गुनाह को साबित करना आसान नहीं है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपको क्या लगता है कि इस हत्याकांड में गुनहगारों को क्या सजा मिल सकती है, वो भी हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।